नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को जैसा कि पहले ही बताया हूँ कि हमने आपको इसके पिछली वाली क्लास में ये बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है। उस पर बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और मैंने आपसे ये कहा था कि आप जब एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे उस टाइप पर रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप पर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप शेयर कर सकते हैं और आप सभी लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं एक बात पहले से बता दे रहा हूँ, आपसे मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पे लाइव आ सकें या जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पे जुड़ सकें, आप सभी लोग जुड़ते जाइएगा और मैं आपको एक एक करके सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आज का जो ये क्लास होगा ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, हो सकता है ये क्लास आपका 1 घंटे का भी हो या हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, पर आप घबराइएगा मत। मैं आपको एकदम आसानी से और अच्छे ढंग से आराम से आपको मैं पूरी बात समझाऊंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आज के टॉपिक को समझ जाएंगे तो केमिकल काइनेटिक्स का समझिए 50% पार्ट समझ जाएंगे। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो ये है फैक्टर विच अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो हमारे सबके पास जो ये चैप्टर है, नाम क्या है इसका, केमिकल काइनेटिक्स। मैं चैप्टर का नाम इसलिए बताया करता हूँ, जो लोग नए आए उनको भी मैं बता दूँ कि चैप्टर मेरा कौन सा चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। और इसी वीक में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं इस चैप्टर को क्लोज भी कर दूंगा। इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पेपर 100% श्योर होना है। आपकी ऑफलाइन क्लास बेशक ना चले पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जरूर लेगा। और आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं, जो ये कहा गया है कि 30% जो है डिस्काउंट कहीं न कहीं रिमूव हो चुका है, 30% जो है रिड्यूस्ड हो चुका है सिलेबस, तो आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइएगा। आप सभी लोग अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को समझिए। 30% जो रिड्यूस्ड हुआ है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, मौका मिले, आपको समय मिले तो उस 30% को आप ध्यान में मत रखिए। जो सिलेबस में है सारी की सारी चीज़ों को पढ़िए और अच्छी तरीके से पढ़िए। बात समझ में आई आपको? तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। और जितने भी लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन सबसे यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। अब आज की क्लास जो मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ, कॉपी पेन ले लीजिए, लिखना चालू कर दीजिए। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताऊंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, हम सभी लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। आप सभी लोगों को मैं सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में एक एक करके मैं उनका नाम बता देता हूं और आप अच्छी तरीके से इसको समझिए। मैं पहले इसे क्लियर कर दूं, हमारे सबके पास जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमको इन फैक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन फैक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर इस बात को समझना है तो जरा आप एक बात बताइए। मैं आपसे अगर पूछूं, मेरे पास एक रिएक्शन है, वो है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, एरो मार्ग क्या है आपके पास, अमोनिया। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि अमोनिया जो होता है ये बड़ा ही यूजफुल एक केमिकल होता है। और आपको मैंने ये भी कहा था कि एक कंट्री का डेवलपमेंट जो होता है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस कंट्री ने कितना अमोनिया का प्रोडक्शन किया हुआ है। तो अब आप, जाहिर सी बात है, हर कंट्री चाहती है कि मेरा डेवलप हो,
हर कंट्री अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहती है, डेवलप बनाना चाहती है। तो जब डेवलप बनाना चाहती है तो इसका मतलब वो अमोनिया का प्रोडक्शन भी ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन होने के बाद अमोनिया बनता है, ये चीज़ एकदम कंफर्म है। लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि मैं क्या करूं कि अमोनिया आपको ज़्यादा मिले, कम समय में मिले, मतलब रिएक्शन थोड़ा सा अच्छे से हो जाए, रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो मैं इन पे क्या क्या फैक्टर अप्लाई करूं। अगर आपको याद हो, क्लास 10th में आप सभी लोग पढ़े होंगे, तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, एक आपने यूज किया था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यूज करके आपने रिएक्शन का रेट बढ़ाया था। बात को समझते जाइएगा। आपने ये भी देखा था, हम सभी लोग वहां पर 200 ATM प्रेशर यूज करते हैं। प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल था रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का। और आपने देखा होगा कि 450 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी आया था। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, अमोनिया को बनाने के लिए जो रिएक्शन है उसका रेट अच्छा खासा हो, अच्छे रेट से हो, ज़्यादा स्पीड से हो। तो इसको करने के लिए हमने कैटलिस्ट पर अपना ध्यान लगाया, प्रेशर पर, या हम कह सकते हैं क्या है हमारे पास, टेम्परेचर पे। तो आप बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने के लिए ये सारे फैक्टर्स हैं कि नहीं है? क्यों जरूरत होती है उन फैक्टर्स को समझने का? तो इसका एक फायदा है भाई कि इस दुनिया में हर व्यक्ति स्वार्थी है, सेल्फिश है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा, हम चाहते हैं कि अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए हमको रेट क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। और रेट को बढ़ाने के लिए किसी न किसी बाहरी इफेक्ट को लाना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से बाहरी इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ मैं 3 नाम बता चुका हूं। तो वो कौन कौन से बाहरी इफेक्ट हो सकते हैं जो रेट को क्या करें, इफेक्ट करें, उसी चीज को पढ़ना है। और आइए हम एक एक करके अच्छे ढंग से उन सारी बातों को क्लियर कर लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर रेट को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन पर जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनकी नीड क्यों पड़ी, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, सिंपल सा। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं एक एक करके सबका नाम लिख दे रहा हूं और आप सभी लोग पहले इसको नोट कर लेंगे। आइए एक एक करके आप इसको नोट करेंगे। वो कौन कौन सा फैक्टर्स हो सकता है जो रेट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। पहला आपके पास फैक्टर होगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फैक्टर आपका नंबर 1 है। ठीक है, दूसरा आपके पास होगा जिसको हम सभी लोग कहेंगे कंसंट्रेशन। अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एक एडवाइस दे देता हूं कि स्पेशली अगर आप देखेंगे तो जो कंसंट्रेशन होगा ना वो रिएक्टेंट का लिया जाएगा। स्पेशली आपको मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम आप देखेंगे तो रिएक्टेंट का लिया जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या चीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको मैं एक बात बता दूं, अभी आपने जैसे इसके पिछले वाले रिएक्शन में देखा था प्रेशर का ना, तो मैं आपको बता दूं प्रेशर का इफेक्ट और वॉल्यूम का इफेक्ट जो है, हम इसको 2 नए हेडिंग के साथ इफेक्ट नहीं समझेंगे। प्रेशर का इफेक्ट हुआ या वॉल्यूम का इफेक्ट हुआ, इन दोनों इफेक्ट को हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अंदर ही कर लेंगे। कैसे करना है आगे आपको मिलेगा। मतलब इसमें हम सभी लोग अगर प्रेशर का इफेक्ट समझना चाहते हैं तो इसी के अंदर ही आप इंक्लूड कर देंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। और इतना ही नहीं, अगर आप वॉल्यूम का इफेक्ट समझना चाहते हैं तो वॉल्यूम किस तरह से जो है इफेक्ट करता है रेट को, ये समझना है। तो आपको मैं बताऊं, इन्हें अलग अलग हेडिंग ना बना के हम सभी लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अंदर ही उसको स्टडी कर लेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम कहां से आया। भाई आपके पास अगर कोई रिएक्शन मान लीजिए गैसियस है, गैसियस फेज में है,
तो आपको पता होना चाहिए गैसियस फेज में क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट होता है, बात समझ में। और अगर कोई रिएक्शन आपका एक्वस फेज में रहेगा तो एक्वस फेज में वहां रहेगा तो आप सभी लोग किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वॉल्यूम। अभी तक आपने सुना होगा एक्वस फेज में हम क्या चलते थे, कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी आपको क्या बोला, प्रेशर का, वॉल्यूम का, रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनको आप अलग अलग ढंग से नहीं स्टडी करेंगे। इनको हम सभी लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन्हीं के अंदर ही स्टडी कर लेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं, पूरा केमिकल काइनेटिक्स का लगभग 90% जो आपका क्वेश्चंस है वो केवल तो केवल सेकंड इफेक्ट पर डिपेंड करता है। तो आप सभी लोगों को अब समझ में आया भी होगा कि भाई 90% अगर देखूं तो इन्हीं पर क्वेश्चन पूछा जाना है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ट्रिक और आसान लैंग्वेज में पूरी बात समझाऊंगा, साथ लगे रहिए। ये सेकंड आप नोट कर लेंगे। थर्ड आप सभी लोग ध्यान देंगे, थर्ड को तो सिंपली आप बोल देंगे क्या चीज, टेम्परेचर का इफेक्ट। किसका इफेक्ट बताइए, टेम्परेचर का। फोर्थ आप सभी लोग देखेंगे तो फोर्थ आप सभी लोग इफेक्ट देखेंगे कैटलिस्ट का। किसका देखेंगे, कैटलिस्ट का। फिफ्थ जो इफेक्ट होगा, अब नया नया आएगा, थोड़ा सा समझना, नया नया कुछ इफेक्ट आएगा, वो ये आएगा पीएच वैल्यू पर। आपको पता है कुछ हमारे पास रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है। तो एसिड और बेस के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं, पीएच से ही पता चलता है। तो आपको मैं बता दूं, वो रिएक्शन जिसको हम सभी लोग शायद नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जिस रिएक्शन में अगर आप देखें तो एसिड का या फिर बेस का रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का जो पीएच वैल्यू होगा वो रिएक्शन की रेट पर इफेक्ट करेगा। रिएक्शन की रेट पर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो सारी कहानी आपको मैं आगे समझाऊंगा, आप वेट करिए। सिक्स जो इफेक्ट मैं आपको लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। सिक्स इफेक्ट जो है, आप सभी लोगों को ये चीज ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड भी इफेक्ट करेगा किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। पर ये स्पेशल केस में होगा जब कभी रिएक्शन आपका पोलर फॉर्म में हो रहा हो। अब पोलर फॉर्म मतलब होता है जिसमें आयंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। अगर कोई रिएक्शन आपका पोलर फॉर्म में हो रहा है तो आप सभी लोग इस बात को समझिएगा कि वहां इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, और ये जो फील्ड्स होंगे वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये सारी बातें आप सभी लोग अच्छे से समझेंगे। मैं एक लास्ट इफेक्ट और आपके पास लिख दे रहा हूं और आप सभी लोग इसको भी लिख लीजिएगा। 7 सनलाइट का। किसका इफेक्ट, सनलाइट का इफेक्ट, या जिसे हम सभी लोग कह सकते हैं यूवी रेडिएशन इफेक्ट। क्या नाम दे सकते हैं, यूवी रेडिएशन। अच्छा आप सभी लोग ये बताइए, जब आप क्लास 11th में पढ़े तो वहां एक हैलोजिनेशन रिएक्शन था। तो वहां एक बात बोला जाता था कि हैलोजिनेशन जो रिएक्शन होता है वो सनलाइट के प्रेजेंट में अच्छा होता है, वहां ऐसा बोल दिया जाता है। अब उसी को हम इस लैंग्वेज में कहते हैं कि सनलाइट जो होता है उस हैलोजिनेशन रिएक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो कुल मिला के यही है कि जो सनलाइट हमारे पास होगा या यूवी जो रेडिएशन होगा वो रिएक्शन की रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इस तरह से देखिए मैंने क्या किया है, एक लिस्ट बना दिया है, और इस लिस्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो आप सभी लोगों को मिलेगा कि हमारे सबके पास बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिएक्शन के रेट पर क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात मैंने आपको, जैसा कि याद होगा मैंने पहले ही बताया था, जो लोग मेरी पिछली क्लास लिए होंगे उनको इस बात को पता होना चाहिए और ये बात उनको पता भी होगी। मैंने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी कांस्टेंट नहीं होता है।
मैंने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है और वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है। मैं इसका एक सबसे बेहतर एग्जांपल आपको एक साइकिल या चलने की बात या पहिए घुमाने की बात किया था, उसका एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूँ। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं और आप स्कूल या अपने स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए कहीं पर भी जाते हैं, तो आप बताइए स्टार्टिंग टाइम पर आपकी एक्टिविटी कैसी होती है? शायद बहुत अच्छी रहती है, लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपकी हालत क्या हो जाती है? थोड़ा चेंज हो जाती है। आपकी वर्क करने का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझने का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे समझिए। आप बताइए फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो लास्ट पीरियड तक आपके माइंड में सेंस करने का रेट, समझने का रेट, थकावट आ जाती है, फालतू की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो एनर्जी थी धीरे धीरे वो टाइम के साथ कम होती चली गई है। स्टार्टिंग में जो स्पीड था हमारा वर्क करने का या वर्क करने का जो रेट था वो स्टार्टिंग में अच्छा था और टाइम जैसे जैसे बीता वैसे वैसे कम होता गया। बिल्कुल वैसे ही समझना कि रेट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, ये ऐसी वैल्यू है जो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगी? चेंज होगी। वो भी टाइम बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये बात आप याद रखेंगे। अच्छा, इन सब में से मैं आपको सबसे पहले पहला इफेक्ट आपको समझाने चल रहा हूं, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल देंगे। क्या चीज? फर्स्ट इफेक्ट, जिसका नाम क्या है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप ये हेडिंग डाल देंगे। ये पहला इफेक्ट है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये कैसे इफेक्ट करता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे पहला मैं आपको बताऊं, अगर ये कहता हूं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, आपको मैं एक बात बता दूं, स्पेशली जो होगा हम जो भी इफेक्ट पढ़ेंगे वो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे या प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट आएगा, आप चिंता मत करिएगा। तो ये आपको मैं बता दे रहा हूं, ये तो एक फैक्टर है, फैक्टर के अंदर कुछ पोर्शंस है उनको समझना है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नेचर कैसे इफेक्ट करेगा, जिसमें से पहला उस रिएक्टेंट का क्या इफेक्ट करेगा? फिजिकल स्टेट। मैं आपसे पूछूं तो फिजिकल स्टेट हमारे पास कितने टाइप की है? बोलो। सॉलिड है, लिक्विड है और क्या है बताइए? गैस है। अब मैं आपसे पूछूं कि किसमें ज्यादा एनर्जी है, किसमें ज्यादा एनर्जी है, तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे कि गैस में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है। तो मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि अगर ज्यादा एनर्जी रहती है, मोर एनर्जी रहती है, ज्यादा एनर्जी रहती है, तो हम सभी लोग उसे क्या कहते हैं? अनस्टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनस्टेबल। तो यानी कहने का मतलब है गैस जो होगा कहीं ना कहीं ये स्टेज बहुत अनस्टेबल होगी, लिक्विड थोड़ा सा स्टेबल होगा और सॉलिड बहुत स्टेबल होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि जो अनस्टेबल होगा उसका रेट क्या होगा? ज्यादा ही होगा, क्योंकि वो तुरंत अपने आप को स्टेबल में लाना चाहेगा। भाई जैसे आप परेशान हो, डिस्टर्ब हो, तो आप क्या चाहोगे? जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुझे रिलैक्स हो। जितनी ज्यादा परेशानी होगी उतने जल्दी आप रिलैक्स होने की बात सोचेंगे। थोड़ी परेशानी रहेगी तुम्हारी तरह आलसी आप रहेंगे, अरे हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप ज्यादा परेशान अगर हो जाएंगे तो आप तुरंत उस परेशानी को दूर करना चाहेंगे। ये सब डेली लाइफ की बातें, पर आप यहाँ केमिस्ट्री में कहेंगे कोई चीज अगर अनस्टेबल है तो उसका रेट जो होगा वो ज्यादा रहेगा और जितना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ यूज करूं तो रेट जो आपके पास गैस का होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में? लिक्विड के कंपेयर में। और किसके कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में। मेरी बात समझ में?
यानी कहने का मतलब है कि जो गैसियस रिएक्शन होगा उसका रेट सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए ठीक है। अच्छा, इसी में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन, आपको पता है दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है होमोजीनियस रिएक्शन। आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमारे पास होमोजीनियस रिएक्शन है और एक है हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। आपसे मैं पूछता हूं होमोजीनियस रिएक्शन मतलब क्या है? जैसे सॉलिड सॉलिड का रिएक्शन हो जाए, लिक्विड लिक्विड का रिएक्शन हो जाए, गैस गैस का रिएक्शन हो जाए, मतलब जो भी रिएक्टेंट रहे सब सेम रहे, चाहे वो सॉलिड सॉलिड ही रहे, चाहे लिक्विड लिक्विड ही रहे, गैस गैस ही रहे। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है? एक सॉलिड रहे अगला लिक्विड रहे। तो अब आपसे मैं पूछूं कि आप सभी लोग सबसे ज्यादा अपने आप को एक्टिव कब समझते हैं? जब अपने ही जैसा कोई मिलता है तभी तो समझते हैं। जब आपका अगले के साथ तालमेल अच्छा रहेगा तो आप बहुत अच्छी एक्टिविटी रखेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है कि जो हमारे पास होमोजीनियस रिएक्शन होते हैं उनका जो रेट होता है वो हेट्रोजीनियस रिएक्शन से क्या होता है? ज्यादा होता है। बात समझ में आई? तो आप बोलेंगे रेट ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन इज मोर देन हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक है। और अगर साय संजोग आपको ये मिल जाता है होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, तो अब आपको खुद मैंने बताया कि भाई गैस का रेट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और अगर होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है मतलब जितने रिएक्टेंट हैं सब गैस हैं, तो आप ध्यान देंगे इसका जो रेट होगा वो मैक्सिमम होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको क्या नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का पहला पार्ट कि रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट जो है रेट पर कैसा इफेक्ट करेगा ये समझ में आ गया, ठीक है। ये इसका है पहला पार्ट। अब आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे दूसरा पार्ट। बस इतना मन में आप बैठा लीजिए, जितना ज्यादा कोई चीज अनस्टेबल होगा रेट उसका उतना ही ज्यादा होगा। अब मैं आपको दूसरा पार्ट समझाने चल रहा हूं जिसको हम कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ऐसा माना जाता है, आपसे मैं अगर पूछूं, जैसे आप टैबलेट जानते हैं ना जो दवा होती है, उस पूरी टैबलेट को पानी में डालिए तो घुल जाएगी, समय लेगी, ठीक है। अगर ज्यादा समय लेगी तो समझना रेट कम है। लेकिन अगर उसी टैबलेट को तोड़ दिया जाए, उसको ब्रेक कर दिया जाए और तब पानी में डाला जाए तो आप क्या पाएंगे? जब मैंने उसको ब्रेक किया तो पानी में बहुत जल्दी घुल गया, यानी डिसॉल्वेशन जो आपके पास है उस टैबलेट का वाटर में, उसका रेट ज्यादा हो गया जब आपने उस टैबलेट को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। बिल्कुल, मैं ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है वो कॉन्सेप्ट होगा सरफेस एरिया का, मैं अभी समझाऊंगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक लकड़ी का आप 1 केजी का एक गुटका ले लीजिएगा, आप उसको जलाइएगा और उसी 1 केजी का हम पाउडर ले लें, उसको जलाएं तो कौन तेजी से जलेगा? पाउडर जलेगा। तो सिंपल सी बात है कि सॉलिड कंडीशन में एक्टिविटी कम होगी और अगर उसी को पाउडर के फॉर्म में कर लेंगे तो एक्टिविटी ज्यादा होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप रिएक्शन मेटल का कराएंगे तो याद रखेंगे मेटल अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो उस रिएक्शन का रेट क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर उसी जगह पे वो पाउडर के फॉर्म में है तो उस रिएक्शन का रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये ऐसा क्यों हो जाता है? क्या वजह है कि रेट बढ़ जाता है? तो वो वजह है सरफेस एरिया। मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई भी चीज लेंगे और उसको आप क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने के बाद मतलब छोटे छोटे अगर टुकड़े कर देते हैं तो इस सिचुएशन में जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आई? और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या हो जाता है? एक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्टिविटी बढ़ जाएगी सरफेस एरिया के बढ़ने से, और एक्टिविटी अगर बढ़ गई
तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप क्लास 9th या 10th में शायद पढ़े होंगे, आप सभी लोगों को हो सकता है पता भी हो, आप पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमारे पास 1 लीटर मैंने वाटर लिया है और 1 लीटर मैंने इसमें वाटर लिया है, इसमें में भी 1 लीटर वाटर है और इसमें में भी हमने क्या किया है, 1 लीटर वाटर लिया है। इसको भी 1 घंटे तक आप बाहर धूप में रखिएगा, इसको 1 घंटे तक बाहर धूप में रखिएगा। 1 घंटे के बाद लेके आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ का भी पानी क्या हो जाएगा, कम होगा, यहाँ भी कम होगा, लेकिन मेजर कर लीजिएगा तो इस वाले में पानी सबसे कम होगा और इसमें ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा एवोपरेट होगा और यहाँ पर थोड़ा कम एवोपरेट होगा। बात समझ में? क्या वजह थी? अगर आप इस सिचुएशन में देखेंगे तो ये जो कंटेनर है उसका एरिया क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर एरिया क्या है, कम है। एरिया ज्यादा होने से एक्टिविटी बढ़ती है और एक्टिविटी ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। यहाँ पे रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा हो गया था, इसलिए पानी बहुत ज्यादा वेपर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, एक बच्चों के मन में अक्सर ये डाउट रहता है कि भाई अगर हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाता है, ये बात मैं कैसे समझूं? तो मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे ये मार्कर दिखाई दे रहा है, तो इस मार्कर का जो भी ये पार्ट है सब उसका क्या है, एरिया है। बात समझ में? तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप बीच से कट कर देंगे तो देखो एक साइड का और एक साइड का 2 नए एरिया डेवलप हो गए कि नहीं हो गए? नए एरिया डेवलप हुए। तो यही कॉन्सेप्ट आप लगाइए कि जब कभी भी आप सभी लोग किसी भी सब्सटेंस को तोड़ेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में? ये तो तरीका हुआ आपको समझाने का। एक और तरीका है, आप वैसे भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अगर मैं मैथमेटिकल समझना चाहूं, जैसे ये हमारे पास क्यूब है, अगर इस क्यूब का आम मान लीजिए 3 है, तो अब आप ये बताइए कि इस क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा। तो अगर ये 3 है तो सरफेस एरिया किसके बराबर होता है बताइए? 6a स्क्वायर की। अगर आप सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, 6a स्क्वायर के। a आपका क्या है, आर्म्स है, a आपका कितना है, 3 है। तो ये अगर 3 है तो 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर। 1 मिनट, सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैं आपको बता दे रहा हूं। सरफेस एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, ये आपको एक स्क्वायर मिलेगा, एक क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। बता तो सही रहा था, ऐसी बात नहीं, सही बता रहा था, एकदम सही है। ये आपको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा। और इनकी आर्म्स a अगर उसकी वैल्यू 3 है तो बताइए इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, क्या वो a स्क्वायर होता है? तो ऐसे कितने फेज हैं, 6 हैं, तो सबका a स्क्वायर हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 आ जाएगा। अगर आप इनको तोड़ दीजिए, 2 पार्ट कर दीजिए, जब आप 2 पार्ट करेंगे तो क्या होगा जरा समझना। जब आप 2 पार्ट करेंगे तो जो a की वैल्यू होगी वो 3 से हाफ हो जाएगी, 1.5 हो जाएगा। तो एक पार्ट का जो एरिया होगा 6 मल्टीप्लाई 1.5 का स्क्वायर और अगले का जो एरिया होगा 6 मल्टीप्लाई 1.5 का स्क्वायर। मैं आपको बता रहा हूं, इनको और इनको जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद जो एरिया पाएंगे देखेंगे वो पहले के एरिया से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मैथमेटिकल है, फिलहाल इसको जानने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको मैंने वैसे समझा दिया कि अगर कोई चीज आप ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने से एक्टिविटी बढ़ती है। एक्टिविटी बढ़ने का मतलब ऐसा ही है, जैसे कोई आदमी है, अगर उसको आवश्यकता से ज़्यादा एनर्जी मिल जाए तो उल्टे सीधा काम करेगा, परेशान होगा, दूसरे को परेशान करेगा। वैसे यहाँ पर भी है कि इनको जब आप तोड़ देंगे ना तो इनकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। अब वो कैसी बढ़ती है वो भी बता रहे हैं।
आप बताइए, जब तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए आप एनर्जी देंगे कि नहीं देंगे? तो वो एनर्जी क्या होगी, उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल में जाके इकट्ठा होगी। और जब एनर्जी इकट्ठा होगी तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो अनस्टेबिलिटी बढ़ गई, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई तो रेट भी बढ़ गया। कैसे भी आप समझिए, चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, चाहे जैसे समझिए, बस इतना आप याद रखेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रेट होता है, रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो सरफेस एरिया की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसमें बहुत ज्यादा समय ले लिया, अब आगे चलता हूं। अभी यही एक मैं पहला इफेक्ट समझा रहा हूं आपको, पहला इफेक्ट, दोनों समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं तीसरा जो बताने चल रहा हूं वो ये है केमिकल नेचर ऑफ, आप हेडिंग डालेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैं आपसे कहता हूं, अब केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या सेंस है? इसका सेंस यही है कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है अगर अनस्टेबल रहा, इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आप समझिएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बढ़ेगा। बात समझ में? ये बात आप याद रखेंगे तो आप क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अनस्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के। भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई रिएक्टेंट ज्यादा अनस्टेबल है तो 100% ये है कि वो अपने आप को स्टेबल में तुरंत लाना चाहेगा, बड़ी उसकी कोशिशें रहेंगी, प्रयास उसके बहुत ज्यादा रहेंगे। इसका मतलब उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये आपके पास होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं गुस्से में रहोगे तो ज्यादा ताकत लगती है। वही चीज, गुस्से में रहने का मतलब उस टाइम ज्यादा एनर्जी आ जाती है, और ज्यादा एनर्जी आ गई तो बहुत बड़ा काम कर लोगे बहुत कम समय में, आपका काम करने का रेट बड़ा तगड़ा होगा। वैसे आपको ये सारी चीजें समझना है। हमने जैसे रिएक्टेंट का देखा ना, वैसे प्रोडक्ट का जस्ट इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या कि अगर प्रोडक्ट आपका स्टेबल रहा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान देना, अगर हम स्टेबल के टर्म में चलेंगे तो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये बात आप समझेंगे। भाई साफ बात है, कोई भी रिएक्शन जब कभी भी होता है तो प्रोडक्ट बनता है, और अच्छा रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिसका प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखेंगे, प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, समझ लेना रेट ऑफ रिएक्शन वहां उतना ही क्या था, ज्यादा था। मेरी बात आपको ये समझ में आ गई? कौन सा था? थर्ड, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इसी में एक पोर्शन में और आपको या आपसे मैं शेयर करता हूं, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड नंबर। मैं आपसे पूछूं अगर, वो भी किसका, भैया आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे, यही एक ऐसा था प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में था, नहीं तो मैक्सिमम जितने फैक्टर हैं सब आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी। अब मैं आपसे पूछूं, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगा कि कम रहेगा तो रेट ज्यादा होगा? आप खुद बताइए। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो समझना बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, अब बॉन्ड टूटेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कठिनाई से, बड़ी मुश्किल होगी उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, और जहां मुश्किल हुई समझना रेट कम होगा। बात समझ में? अब वैसे आप समझो कि अगर बॉन्ड एनर्जी कम है तो
तो मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब इजीली बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इजीली ब्रेक होने का मतलब है कि रिएक्टेंट इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। इजीली कन्वर्ट होने का मतलब है कम टाइम में कन्वर्ट हो गया, रेट वहां पे ज्यादा है। तो अब आप बताइए इसमें क्या कंक्लूजन मिलेगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना बॉन्ड एनर्जी की, राइट। आया समझ में? बिल्कुल वैसे ही समझिए, अगर मान लो हमें कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें 3 बॉन्ड है और कोई रिएक्टेंट ऐसा है जिसमें 5 बॉन्ड है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं 3 बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए कि 5 बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए? साफ बात है 5 बॉन्ड को। और जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, समझना जैसे होता नहीं है भाई, कुछ लोग होते हैं वो इतनी कीमती होते हैं, जैसे आप घर में भी देखते होंगे कि आप उनको लोग इतना ज़्यादा मानते हैं कि आप एक गिलास पानी मंगा लीजिए, बहुत ज़्यादा उनको कहना पड़ता है ला दीजिए भैया ला दीजिए, आप कहेंगे बहुत ज़्यादा, तब भी देखेंगे उनकी एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है उठ के ला दे, तो उनकी एक्टिविटी क्या है, कम है ना, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से वो जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा इच्छुक रहते हैं, मुझे बस आर्डर मिल जाए मैं तुरंत काम कर जाऊंगा। तो वही चीज यहां पर भी सेंस है भाई कि अगर बॉन्ड नंबर कम है तो इजीली टूट जाएगा, और इजीली टूट जाएगा तो इजीली प्रोडक्ट बनाएगा, और इजीली प्रोडक्ट बनाने का मतलब रिएक्टेंट बड़ी आसानी से बहुत जल्दी किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। रेट अच्छा खासा था। और अगर वही बॉन्ड नंबर ज्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड को तोड़ने में मुश्किल होगी, और अगर मुश्किल होगी तो श्योर है आप सभी लोग कह सकते हैं वहां पर रेट कम होगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी के ही इनवर्सली नहीं होता, बल्कि बॉन्ड नंबर के भी क्या होता है, इनवर्सली होता है। ऐसा भी कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी इनवर्सली होता है। ये सारी की सारी बात जो मैंने आपको बताया है वो आपका होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। आपको मैंने पहला फैक्टर समझाया है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया है। मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर देता हूं एक ही बार में। आप ध्यान दीजिएगा, अगर गैसियस रिएक्शन है तो उसकी रेट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि गैस तो आवारा होते ही हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, वो एकदम एक जगह रुकना चाहते हैं, कहीं पर भी जगह मिलेगी वो रुक जाएंगे, बस जगह तो मिल जाए उनको, प्लेटफॉर्म तो मिल जाए। तो बिल्कुल वैसे ही आप समझिएगा कि गैसियस के लिए सबसे ज्यादा रेट था, लिक्विड का कम था, सॉलिड का क्या था, सबसे कम था। होमोजीनियस रिएक्शन रहेगा तो रेट उसका ज्यादा होगा हेट्रोजीनियस कंपेयर में, और खासकर अगर होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है तो आप समझिएगा मैक्सिमम रेट होगा, ये बात आप याद रखेंगे। अगले मैंने कहा सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट उतना ही ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया को ज्यादा करने का तरीका है कि आप उस सब्सटेंस को तोड़ डालिए, अपना गुस्सा दिखा दीजिए, तोड़ के रख दीजिएगा। जैसे होता नहीं घर में कोई काम ना करे, वहां पर भी ये होता, वहां बस टुकड़े नहीं होते, काम नहीं कर रहे हैं बस तोड़ना चालू कर दीजिए, वो काम करना चालू कर देंगे। कहा जाता है ना भय बिन प्रीत, ऐसा कुछ बोला गया है, बिना डर के प्रीत नहीं होती है। वही चीज आप समझिएगा कि अगर 2-4 आप ठोक देंगे ना, उनको तोड़ देंगे अच्छा खासा, जिसे बोला नहीं जाता कि अभी आएंगे तोड़ देंगे, कि अगर आप तोड़ेंगे उनको तो वो काम भी करेंगे। अब बहुत से लोग निगरगट ही रहते हैं, तब उसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उनको तो ब्रह्मा जी ने समय निकाल के बनाया है, मैं उसमें खुद नहीं कह सकता हूँ। लेकिन फिलहाल आप इसको समझिए, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में मैंने साफ बोला, रिएक्टेंट जितना अनस्टेबल होगा रेट उतना ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा रेट उतना ज्यादा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड नंबर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, फलाना ढिमाका जो भी हो, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड नंबर, बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगला अगर मजबूत ही है तो अब आप खुद बताइए, जैसे आपके सामने वाली पार्टी बड़ी मजबूत है तो आप उससे काम करा पाएंगे? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप उससे काम करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। आप बहुत प्रयास करेंगे, हो सकता थोड़ा सा कर दे, उसका रेट क्या है, बहुत कम है। अब ये रेट नहीं प्राइस वाला, रेट यहाँ पे दूसरा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके सामने कोई बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है,
जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसके पास एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, उनकी बॉन्डिंग तोड़ना बहुत मुश्किल है, उनसे काम कराना मुश्किल है। आप बताइए, बहुत ताकत लगाएंगे, बहुत ज़्यादा आप प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत काम करेंगे, लेकिन अगर उसी जगह कोई कमज़ोर हो तो आप डांटे नहीं, वो काम किया नहीं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड नंबर, यूनिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितना कम रहेगी उतना आसानी से वो वर्क करेगा। ये आप घर में भी देखते हैं, और उतना आसानी से वर्क भी करा लेंगे, कम समय में ज़्यादा करा लेंगे, इसका मतलब उसका रेट क्या है, ज़्यादा है भाई। ये आपको मैंने बताया पहला। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ सेकेंड पोर्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप सभी लोग उससे हेडिंग डालेंगे, क्या चीज़, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया ये क्लास थोड़ा सा लेंदी होगा, आप घबराइएगा मत। अगर ऊब रहे हो तो बताइए, एक मैं जोक सुनाऊं आपको। अच्छा, इस लॉकडाउन में अगर कोई पूछे आपकी पढ़ाई चल रही है तो आप सभी का क्या जवाब होगा? चल तो रही ही है, लेकिन एक सबसे बढ़िया बात है, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आप देखिए, जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, जब से भैया एजुकेशन पॉलिसी आई है और 9th वालों को ये पता चल गया मुझे 10th नहीं देना है, 10th का बोर्ड नहीं देना है, अपार खुशियां हैं उनके मन में। और जो बच्चे 10th में हैं उनको तो इस बार बोर्ड देना है, उनके मन से पूछ लीजिए तो साफ एक ही बात बोलेगा, मेरा तो करवा रहे हो, अगले पीछे वाले का भी करवा लो। बात समझ आ रहा है? तो वैसे आप समझिएगा 9th वाले बहुत खुश हैं। हाँ, ये 10th वाले आगे चल के खुशी नहीं रहे, क्योंकि 10th भी बोर्ड देना और 12th भी बोर्ड देना, तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। पिछले वाले जो 9th में अभी हैं तो एकदम समझिए राजा हो गए हैं। वो इस टाइम पे जैसे होता नहीं, आप सभी लोगों को हो सकता है पता हो या ना पता हो, राजा होने का मतलब है कि वो एकदम अपने आप को ऐसा मान लिया कुछ भी नहीं करना, जो 12th में पढ़ेंगे अपना बोर्ड पेपर, और ऐसे करने वाले ही क्या होते हैं, गिर जाते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप अच्छे से पढ़िए, 9th हो, 10th हो, 12th हो, अच्छे से पढ़िए। आप किसी भी चीज़ को हल्के मत लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है जिससे आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं, और एक ही क्वेश्चन की वजह से रिजेक्ट भी हो सकते हैं। ये बात आप कभी मत भूलिएगा। और ऐसा आप सभी लोग सुनते भी होंगे कि जो कामयाबी होती है वो एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे एक दिन जरूर मिलेगी। बात समझ पाए? तो लगे रहिए, और लेंदी है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऊब रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको जोक सुना देता हूँ। एक बार क्या था, अच्छा मैं किस टाइप का जोक सुनाऊँ, चलिए मोटिवेशनल जोक सुनाता हूँ। एक होटल था, और उस होटल में जो बैनर लगा था, उस बैनर में ये लिखा था कि यहाँ पर जो कोई भी बंदा आएगा वो कुछ भी खाएगा, उसको बिल नहीं चुकाना होगा, उसके जो पोते होंगे, सॉरी उसके जो दादा होंगे, आप समझिएगा, उसके जो दादा होंगे उनको चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे दो लोग पहुंचे, कहे यार यहाँ सब तो सब चीज़ें फ्री में मिल रही है, खूब खाइए। उनको बिल थोड़ी चुकाना था, उनको बिल थोड़ी चुकाना था। वो जितना उसमें आइटम था ना, सबका सब मंगा के राक्षसी प्रवृत्ति की वजह सब खा डाले। अब बेटर बिल लेके पहुंच गया, और जब बेटर बिल लेके पहुंच गया तो वो बहुत भड़क गए, कहे अब एक बात बता, तू यहाँ पे ये लिखा है कि जो भी भोजन का बिल होगा वो आपके दादाजी देंगे। तो वो कह रहे हैं भैया ये आपके दादाजी का ही है, ये आपका बिल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है भैया, कि आप सभी लोग जैसा भी अपना वर्क करेंगे, जैसे ही आप कोई कर्म करेंगे, अगर आप अच्छे ढंग से अपनी लाइफ को करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करिए या और भी कुछ करिए, अच्छा कर्म करेंगे तो इसका परिणाम आपके पेरेंट्स को भी मिलेगा, और पेरेंट्स अगर अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम आपको भी मिलेगा। ये छोटी सी बात थी, हो सकता है आपको हंसी ना आई हो, लेकिन फिलहाल इतना जो मुझे कुछ आता है। अब कहानियाँ तो मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कहानी है, और आप सभी लोगों को अगर मैं कहानी ही बताऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो कहानियों को हम नहीं बताएंगे।
हाँ, किसी दिन समय रहेगा तो आप सभी लोगों को मैं कहानी बहुत अच्छी अच्छी सुनाऊंगा। आप सभी लोग जानते भी होंगे मैं कहानी सुनाता भी हूँ। तो ये आपके पास पूरा हुआ। अब सेकंड पोर्शन आपके पास कौन सा है, देखिए सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को यही बता दूं कि मैंने अभी एक बात बोला था, प्रेशर और वॉल्यूम का जो इफेक्ट होगा इसको आप अलग से नहीं पढ़ेंगे, उसको आप यहीं से पढ़ेंगे। कैसे, वो समझ लीजिए। जैसे अगर आप कहते हैं वॉल्यूम का इफेक्ट कैसे हमको समझना, तो वॉल्यूम आप बताइए किस फेज में इसका इफेक्ट हमको समझना होगा। एक्वस फेज में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कंसंट्रेशन इज इक्वल होता है मोल बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि एक मेरे पास कंटेनर है और उसमें n मोल कोई गैस है, n मोल कोई क्या है, गैस है। तो इस कंटेनर का एक अपना वॉल्यूम भी होगा, तो n और v है तो इसका एक अपना क्या होगा, c भी होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, थोड़ा समझिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जब कंसंट्रेशन जो है डबल हो जाती है तो रेट जो है मान लीजिए 2 यूनिट है, रेट कितना है, 2 यूनिट है। इसका सेंस समझिएगा। और अगर मैं इसी को थोड़ा इनडायरेक्टली बोलूं कि अगर वॉल्यूम जो है हाफ हो जाता है तो आप बताइए रेट कितना होगा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये जैसे कंटेनर है, इसमें कुछ मोल गैस के हैं, कंटेनर का वॉल्यूम है, तो मोल और वॉल्यूम रहेगा तो कंसंट्रेशन भी रहेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा के जस्ट डबल कर दूं तो रेट जो है अगर 2 टाइम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मान लीजिए 2 टाइम्स क्या होती है, बढ़ जाती है। और आपसे मैं एक दूसरा पूछूं कि अगर मैं वॉल्यूम हाफ कर दूं तो रेट क्या हो जाएगा। अब ज्यादा गणित मत लगाइएगा, इसमें रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी भी 2 टाइम क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, आप यहां से देखिए कंसंट्रेशन और वॉल्यूम क्या है, जस्ट एक दूसरे के इनवर्सली हैं। अब यहीं से देख लीजिए, अगर कंसंट्रेशन आप डबल करोगे, अब देख लो यहां आप 2 रख दीजिए, 1/v आया तो v इज क्या हो गया, 1/2 हो गया। आपने कंसंट्रेशन कितना रखा, 2 रखा ना, कंसंट्रेशन डबल किए तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। मतलब कंसंट्रेशन डबल है, वॉल्यूम हाफ है, ये दोनों बातें क्या है, एक ही तो हैं। अब एक होने का मतलब है कंसंट्रेशन जब आप डबल करेंगे, रेट अगर 2 टाइम बढ़ गया है तो वॉल्यूम हाफ करने पर भी रेट क्या होगा, 2 टाइम बढ़ेगा ही। बात मेरी समझ में आई आपको। इसीलिए कहा जाता है भैया आप वॉल्यूम का जो इफेक्ट होगा इसी के अंदर पढ़ लेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन का अब वॉल्यूम के साथ रिलेशन होता है, वो भी कैसा होता है, इनवर्सली। आगे की कहानी आपको मिलेगी, आप अच्छे से समझेंगे। ये चीज समझा रहा था कि मुझे वॉल्यूम के इफेक्ट को अलग से नहीं पढ़ना है। अब जैसे मैंने इसको समझाया है, बिल्कुल वैसे ही आप सभी लोग प्रेशर के इफेक्ट्स को समझ लीजिए। प्रेशर के इफेक्ट को समझने के लिए आप बताइए किस फेज में होगा, ये तो आपको रट गया होगा, गैसियस फेज में। आपको याद होना चाहिए P इज इक्वल क्या होता है, CRT। इसके अकॉर्डिंग देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, C है, यही है ना। अगर मैं आपसे कहूं कंसंट्रेशन अगर डबल हो जाए तो रेट अगर 3 टाइम्स बढ़ जाता है, तो बताइए अगर मैं प्रेशर को डबल कर दूं तो रेट क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी, रेट अभी भी 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? तो मेरे कहने का मतलब है कि हम सभी लोग कंसंट्रेशन के टर्म को अगर समझ लेंगे तो उसी के अंदर उसी से रिलेट करके हम प्रेशर का भी इफेक्ट समझेंगे और वॉल्यूम का भी इफेक्ट समझेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन का वॉल्यूम के साथ भी रिलेशन है। हाँ, इनवर्सली है, ये किस्मत इसकी है। और प्रेशर का कंसंट्रेशन के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे इफेक्ट हमको समझना है। तो हम एक काम करते हैं,
वॉल्यूम और प्रेशर का जहां आएगा कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ होना है तो वहां पे आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले आपको मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इफेक्ट ही समझाता हूं कि आखिरकार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है रिएक्शन की रेट को कैसे इफेक्ट करता है। आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, मैंने बताया था भाई रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं होता, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता जाता है। दैट इज अ वेरिएबल वैल्यू, दैट इज अ नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। आपको मैंने पहले ही बोला कि आप स्टार्टिंग में जब आते हैं स्कूल में तो आप जिस एनर्जी जिस ऊर्जा के साथ अपना वर्क करते हैं, शायद लास्ट वाली जब बेल लगती है ना तो वहाँ पे आपकी एनर्जी, आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा सब खत्म हो जाती है और आप उतने अच्छे ढंग से नहीं वर्क कर पाते हैं जितना आप शुरू में करते थे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि आप देखो टाइम के साथ आपका वर्क करने का रेट कम हो जाते हैं, मैं स्टार्टिंग में बता दिया। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर समझना है तो इसके लिए आप सभी लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जो रेट होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, समझना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, पर कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट होगा स्पेशली क्या होगा, रेट जो होगा इसकी पावर पर डिपेंड करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। रेट जो रिएक्शन का होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। स्पेशली क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर होगी ना इस पावर पर डिपेंड करेगा। और इनके बीच में जो रिलेशन होता है, हम सभी लोग जब कभी भी, इसके पहले आप देखिए, आप सभी लोग 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े थे, वहां एक रेट लॉ मिला था, वहां एक मिला था रेट लॉ। वहीं से मैं सारी चीजों को बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर पे डिपेंड करेगा। अब ये जो पावर होती है उस पावर को इस पूरी केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, इस पावर में इतनी पावर है कि केमिकल काइनेटिक्स का 90% प्रॉब्लम इसी पावर से रिलेटेड होगी। और इस पावर को हम सभी लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसको समझना है तो मैंने आपको ये बताया, ये आप पूरा का पूरा बनाते हैं। हाँ, एक बात और आप थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे पास जो ये इक्वेशन आया हुआ है ये रेट लॉ से आया हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि हम सभी लोग केमिस्ट्री में 11th की केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ पे रेट लॉ आया था, या केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे तो वहाँ पे रेट लॉ आपको बताया गया होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से आप सभी लोग रेट लॉ को यहाँ पर भी लगाए हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, रिएक्टेंट की पावर। और इस पावर को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने आपसे पहले कह दिया कि इस पावर में बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है कि केमिकल काइनेटिक्स का लगभग 80% या 90% की प्रॉब्लम्स इसी पावर से ही रिलेटेड होती हैं। अगर आपको ये पावर समझ में आ जाए तो आपका केमिकल काइनेटिक्स बड़ा पावरफुल हो जाएगा, याद रखेंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ कि इस पावर को हम सभी लोग केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है, मैं इसके लिए नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ छोटी छोटी जानकारी दे देता हूं कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है ये आपको कभी प्रॉब्लम में दिया जाएगा और कभी नहीं दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो कुछ इस नाम से दिया जाएगा, जैसे कहा जाएगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या है कि ये जो पावर है ना वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आपसे ऐसा कह सकता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, कुछ भी कह सकता है। तो जिस ऑर्डर के नाम पहले आता है वही नाम लिखना है। फर्स्ट ऑर्डर में
पावर 1 हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर में पावर 2 हो जाएगी। आई बात समझ में आपको? तो ये पावर का मैटर होता है और इसमें बहुत बड़ी पावर है। मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप सभी लोगों को मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया गया है, तो आपको मैं बताऊं वहां कुछ ना कुछ आपको ऐसा कहेगा या कुछ ना कुछ ऐसा डाटा आपको देगा जिससे आप उस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल लेंगे। मैं निकालने का एक तरीका यहाँ पे बताऊंगा, आप सभी लोग बेहिचक रहिए, एकदम चिंता मुक्त रहिए, आपको एक तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, ये तो सारी बातें हम सभी लोग सीख लिए, मैंने आपसे कह दी है भाई ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लिए तो केमिकल काइनेटिक्स का 80 या 90% समझ लेंगे। जैसे अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर सुने होंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर में देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसे डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। उस पूरी प्रॉपर्टी में आप देखे होंगे 4 प्रॉपर्टी थी। आप एक सुने होंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अच्छे समझना चाहते हैं, तो केवल एक चीज आपको समझ में आ जाए, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अगर आप वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो सॉल्यूशन का पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो जाता है। वैसे ही सॉलिड स्टेट आप पढ़ते हैं तो सॉलिड स्टेट में अगर क्यूब का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो 90 या 99% जो है क्यूब से ही रिलेटेड सॉलिड स्टेट में प्रॉब्लम होता है। जब मैं क्यूब समझ लूंगा तो सॉलिड स्टेट भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही केमिकल काइनेटिक्स अगर आपको क्लियर करना है तो रिएक्शन की ऑर्डर पता होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं ऑर्डर को पता करना ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। ऐसा नहीं कि आप याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? इसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको दे दूं। मैंने आपसे कहा कि ऑर्डर कभी कभी क्वेश्चन या प्रॉब्लम में आपको देगा कुछ नाम कह के, फॉर 0 ऑर्डर सेकेंड फलाना ढिमाका ऐसा कहेगा, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको निकालना भी पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो सारी बातें हम समझेंगे आगे चल के। ये आपके पास समझ में आया है? मैंने कहा ना प्रोपोर्शनल साइन हटाना, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद के। इस के को हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से नाम देते हैं, क्या चीज? रेट कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं? रेट कांस्टेंट। इसका नाम ये भी रहता है वेलोसिटी कांस्टेंट, या ऐसा भी बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या रिएक्शन कांस्टेंट ऐसा लिखा भी जाता है कहीं कहीं पे। तो आप घबराइएगा मत, है एक ही चीज, नाम अलग अलग हैं। जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ, मैं एक ही हूँ, लेकिन मेरे यार दोस्त जो हैं मुझे मुक्कू सर बुलाते हैं, आप सभी लोग मुकेश सर बुलाएंगे, घर में मुझे खन्ना बुलाया जाता है। मैं हूँ तो एक, नाम क्या है? अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे समझिएगा इस के की वैल्यू एक जगह पे फिक्स रहेगी, चाहे आप के को रेट कांस्टेंट के नाम से बुलाना, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से बुलाना, चाहे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के नाम से बुलाना, आप कुछ भी कहिएगा सब सही है, ठीक है? अब मैं आप सभी लोगों को रेट कांस्टेंट 99% आप देखेंगे मोस्टली जो है के को हम नाम देंगे रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट होता क्या है उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको, और इसको डिफाइन भी करने चल रहा हूं। थोड़ा सा आप यहीं पे देखिएगा कि रेट कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करने चल रहे हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप सभी लोगों को मैं एक थोड़ा सा एडवाइस दे रहा हूं कि जब कभी भी आप किसी चीज़ की डेफिनेशन बताइए, फार्मूला अगर आपको मिला रहे ना तो आप फार्मूला के बेस पर ही बता दीजिए। जैसे देखो ये पूरा का पूरा मिल रहा है ना, फार्मूला ही तो हमको मिला है। और इस फार्मूले में आप देखिए इस पावर को हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं? ऑर्डर कहते हैं। अब ऑर्डर लिख ही देते हैं। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि ये अगर कहता हूं इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मतलब यूनिट, अगर एक आप कर देंगे तो रेट किसके बराबर हो जाएगा? के, कंसंट्रेशन की जगह 1 और इनकी पावर क्या होगी? ऑर्डर। अब चाहे जो ऑर्डर हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक की पावर कुछ भी हो वैल्यू एक ही रहती है, बराबर किसके हो गया? के के। तो R इज इक्वल किसके हो गया? के के।
यहीं से आपकी डेफिनेशन तैयार होगी। क्या डेफिनेशन होगी? रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेनेवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1। एकदम यही डेफिनेशन देना है। क्या चीज बताइए? मैं लिखता हूं इसको, क्या आपको कहना है? लिखते जाएंगे, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन whenever concentration of reactant is 1 means unit। ये इनकी डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन को आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अब मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे आपको मैं बताऊंगा रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, हम रेट कांस्टेंट की यूनिट के बेस पर कैसे ऑर्डर को निकालते हैं ये बताऊंगा, और उसके बाद लास्ट में बता दूंगा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब हम इसी फार्मूले से जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे। और आप सभी लोग कैसे रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे, आइए हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी बहुत ही आप आसानी से निकाल लेंगे। रेट इज इक्वल क्या मिला? के कंसंट्रेशन, इसकी पावर हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। और हम इसके ऑर्डर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन से। अगर हम यहां पर देखें के जो है वो इक्वल किसके आ जाएगा? रेट कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, एन हो जाएगी। अगर इस सिचुएशन में यूनिट आप देखेंगे रेट किस में रहेगी बताइए? मोल पर लीटर टाइम, ऐसा रहेगा। ये कंसंट्रेशन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर क्या हो जाएगा? इसकी पावर n। इसको आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो जरा एक बात बताइए, यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर कितनी है? 1 है। ये n ऊपर चला जाएगा तो -n हो जाएगा। टाइम आपके पास बचा हुआ है तो 1 बाई क्या हो जाएगा? टाइम। इस तरह से जो ये यूनिट आई हुई है, इस यूनिट को हम सभी लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट का यूनिट है जब कंसंट्रेशन के टर्म में बताई जाती है। तो अगर यही प्रेशर के टर्म में बताई गई होती तो आपको कंसंट्रेशन के जगह सिर्फ प्रेशर लिखना था। कंसंट्रेशन वाला आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होता है? एक्वस फेज में होता है। ये बात आपको रट गई होगी। हाँ, अगर प्रेशर आप रख देते तो क्या हो जाता? तो साफ बात है, जहाँ मोल पर लीटर लिख रहे हैं ना, वहीं पर आप सभी लोग क्या लिखते? एटीएम लिखते। 1 माइनस क्या होता है? एन। 1 बाई कितना हो जाता है? टाइम। ये आपके पास एक फॉर्मूला मिलता। ये फॉर्मूला किसका मिलता बताइए? रेट कांस्टेंट की यूनिट का मिलता। और ये तब मिलता जब वो किस फेज में रहता है? बोलिए, गैसियस फेज में रहता है। अब मैं आप सभी लोगों को कुछ छोटी सी बात बता रहा हूं और आप उसे अच्छी तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि हम सभी लोग क्या समझ रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब आप इस यूनिट को समझ लेंगे ना, तो इस यूनिट के बाद n का मतलब क्या होता है? बोलो। n मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको याद होगा मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, ऑर्डर या तो आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा या फिर ऑर्डर निकालने को कहेगा। ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे, किस तरह से हम सभी लोग ऑर्डर को निकालेंगे, ये सारी बातें आप सभी लोगों को मैं छोटी सी बात बता दे रहा हूँ। ऑर्डर को निकालने का एक सिंपल सा फंडा है कि जो आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देख रहे हैं ना, इसकी जो यूनिट होती है अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे अगर आपने कहीं पे n इज इक्वल 0 रखा तो क्या कहा जाएगा? 0 ऑर्डर का रिएक्शन। n इज इक्वल 0 रख दीजिए तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, मोल पर लीटर
मल्टीप्लाई 1 टाइम। यहाँ टाइम कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने टाइम को फिक्स नहीं किया। सेकंड कर सकते हैं, मिनट कर सकते हैं, वो बताएगा रिएक्शन की कितने मिनट या सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। अगर हम n इज इक्वल 1 कर देते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा, और k इज इक्वल क्या 1 माइनस 1 क्या होता है 0, किसी की पावर 0 का मतलब 1। फाइनली इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी 1 बाई क्या आ जाएगी टाइम। ऐसे ही अगर n इज इक्वल हम 2 रखें तो क्या 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, और 1 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर -1 मल्टीप्लाई 1 बाई क्या हो जाएगा टाइम। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आया है। अगर आप सभी लोग जैसे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो क्या मिल रहा है। अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, अलग अलग है। मैंने आपसे कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट बड़ी हेल्प करेगी। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन में कहा जाता है कि हमारे पास रेट कांस्टेंट जो है वो है 3 10 की पावर -3, मान लीजिए अगर पर टाइम बोल दिया जाता है, तो ये जो यूनिट है ना, आप थोड़ा सा गेस करिए ये यूनिट हमको किस टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मिलती है। तो आप डायरेक्ट बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मिलती है। और मैं आपको बता दूं लगभग 90 या 95% केस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही रिलेटेड होते हैं। लगभग आपके प्रॉब्लम्स फर्स्ट ऑर्डर से ही रिलेटेड होते हैं, तो आप तुरंत बता देंगे क्या बता देंगे फर्स्ट ऑर्डर। अगर यहीं पर थोड़ा सा आप चेंज कर देते और कुछ इस तरह से आप लिख देते मोल पर लीटर की पावर -1 मल्टीप्लाई टाइम 1 बाई टाइम, तो आप जरा देखो मैं क्या कह रहा हूँ। रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है इस पर निगाह दौड़ाइए, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है इस पर मत करिए। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू को देखते हैं, अपना मैथ भिड़ाते हैं, गलत करके चले आते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप यूनिट को देखिएगा तो देखो हमें पता होगा अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, किससे मैच कर रहा है। जैसे ये देखिए सेकंड से मैच कर रहा है, तो ये जो भी प्रॉब्लम रहेगा इसका ऑर्डर क्या होगा 2 रहेगा। आई बात समझ में, का तरीका समझ में आया। क्या करना है, जो भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू देगा उसकी यूनिट देखिएगा, जिस टाइप के ऑर्डर के साथ रेट कांस्टेंट की यूनिट मैच करेगी वही ऑर्डर होगा। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस मैंने आपको इतना बताया है। हाँ, 5 या 6 मिनट की क्लास में और ले लेता हूँ, आप थोड़ा सा घबराइएगा मत। लेंदी क्लास तो हो गया है, तो जैसे थोड़ा वैसे थोड़ा और आप एक और हेडिंग डालेंगे, वो हेडिंग डालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। आप क्या हेडिंग डालेंगे, ध्यान दीजिए, हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो आप एक काम करिए, एक साइड लिखना चालू करिए रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी साइड आप क्या लिखेंगे रेट कांस्टेंट। आप बताइए पहला डिफरेंस क्या होगा। पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन ही हो जाएगी। भाई आप इनकी डेफिनेशन क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इनकी डेफिनेशन क्या थी, अभी मैंने बताया, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेनेवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट। तो आपको डेफिनेशन का डिफरेंस मिला पहला। दूसरा डिफरेंस क्या है समझना, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टाइम या ऑन टाइम। टाइम पर डिपेंड करता है। मैंने आपको कई बार मैं बता चुका हूं, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता रहता है। टाइम जैसा जैसा बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहीं ना कहीं टाइम पर क्या करता है, डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पर आप ध्यान देंगे,
जो रेट कांस्टेंट होता है वो आपका टाइम पर डिपेंड नहीं करता। इस बात को आप याद रखेंगे, ये टाइम पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। ये बात अपने मन में बैठा लीजिए। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है? कंसंट्रेशन पर करता है, वो तो मैं पढ़ ही रहा हूं। लेकिन याद रहे, जो रेट कांस्टेंट होता है वो आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा तो प्रेशर पर भी नहीं करेगा। प्रेशर पर अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम पर भी नहीं करेगा। बात समझ में आए? तो ये डिपेंड किस किस बात पे करता है? तो याद रखेंगे, इसको ब्रह्मा जी का वरदान है कि रेट कांस्टेंट मेजरली डिपेंड करता है तो टेम्परेचर पे करता है या फिर कैटलिस्ट पे करेगा, या एक मैं और नाम देता हूं, इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो मैं इस थर्ड वाले टर्म को फिर से बता रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करता है, जो मैं पढ़ता आया हूं, पढ़ूंगा आगे भी चल के। लेकिन रेट कांस्टेंट जो आपका होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जरा सोचो, कंसंट्रेशन पे अगर डिपेंड नहीं करेगा तो प्रेशर पर भी नहीं करेगा और वॉल्यूम पर भी नहीं करेगा। बात समझ में आ गई आपको? टाइम पर तो करता ही नहीं था। टाइम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, याद रखिएगा। समय आजकल दुनिया को बिगाड़ दे रही है। आज का समय ऐसा है, पूरी दुनिया को बिगाड़ दे रही है। या कुछ लोग ऐसे भी होते, कहते हैं क्या, अभी तक हम क्या कर रहे थे? समय बर्बाद कर रहे थे, अब हमारी बारी है, समय को बर्बाद करूंगा। तो आप घबराइए मत, बहुत से लोग यहाँ विद्वान पड़े हुए हैं, ऐसे कहते रहते हैं भाई कि हम समय बर्बाद किए, अब समय को बर्बाद करो। समय को उखाड़ थोड़ी पाओगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो टाइम है ना, वो रेट कांस्टेंट का कुछ नहीं उखाड़ सकता। रेट कांस्टेंट टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता। तुम चाहे जितना टाइम लगा दो, रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपको मैंने थर्ड डिफरेंस बताया। अब मैं लगे हाथ लास्ट डिफरेंस बता देता हूं इनकी यूनिट का। किसका डिफरेंस है? यूनिट का। आप बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या थी बताइए? मोल पर लीटर पर टाइम था। लेकिन इनकी यूनिट क्या थी बताइए? के की। मोल पर लीटर 1 - n मल्टीप्लाई क्या हुआ? टाइम हुआ है। देखो, दोनों की यूनिट में क्या है? डिफरेंस है कि नहीं है? तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी आप सभी से मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे मैं समझना चाहूँगा, भाई हाँ, आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको अच्छे समझिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। खूब पढ़िए, खूब इंजॉय करिए। मेरी ये लाइन याद रखिएगा। क्या? पहली बात, मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक ही बात लिखी गई है। क्या चीज़? इंसान की जो बातचीत करने का तरीका है, इंसान का जो व्यवहार है, वही बता देता है कि रुपया कितना नया है। गांव में आप सुने होंगे बहुत कि एक गए कमाने गए हैं और कमा के जब लौटे तो देखते हैं 2, 4, 10 दिन तो उनका कहीं ना कहीं आज धरती पे रहते ही नहीं है। तो जितना रुपया नया रहता है ना, उतना उछाल रहता है। ऐसा मत करिए। आप सभी लोग गंभीरता के साथ, बहुत डीपली आप स्टडी करिए, एकदम साइलेंट रहिए, कम से कम बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कामयाबी जो होती है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप भी पानी पी लीजिए, खाना पीना खा लीजिए, बहुत थक गए होंगे।